In this video, I am going to talk about the renin inhibitors. हमने लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में देखा, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वो कम कैसे होगा, हाइपरटेंसिव सिचुएशन मिनिमाइज कैसे होगी। अगर हम लॉन्ग टर्म पाथवे को टारगेट करें तो 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने पहले क्या देखा कि एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट नहीं हो रहा थ्रू एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। एक ये मैकेनिज्म था। अगर हम इससे पहले वाला मैकेनिज्म देखें, रेनिन जो किडनी से आता है वो एंजियोटेंसिनोजेन को 1 में कन्वर्ट करवाता है। अगर ये रेनिन इस पे एक्ट नहीं करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन को 1 में कन्वर्ट नहीं करवाएगा, तो आगे वाला पाथवे वैनिश हो जाएगा और हमारे पास हाइपरटेंशन की जो सिचुएशन है वो मिनिमाइज हो जाएगी। दूसरा मैकेनिज्म एस कन्वर्टिंग एंजाइम का हमने देखा कि एस को इनहिबिट किया तो एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट नहीं हुआ और ये हमारे पास इफेक्ट्स वैनिश हो गए। तीसरा ये होता है कि एंजियोटेंसिन 2 जो है हमारे पास बना है उसको हम ब्लॉक कर दें, उसको उसके रिसेप्टर पे एक्ट ना करने दें। तो जब वो रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करेगा तो हमारे पास ये इफेक्ट्स वैनिश हो जाएंगे। ये 3 मैकेनिज्म होते हैं। हमने अभी तक एस कन्वर्टिंग एंजाइम को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करके देखा। अब सेकंड क्लास जो है हमारे पास रेनिन इनहिबिटर्स की है। रेनिन इनहिबिटर्स नाम से पता लगता है कि रेनिन को के बाइंडिंग को अल्टर करते हैं, उसकी एक्टिविटी को अल्टर करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अब इसका देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रेनिन इनहिबिटर्स में हमारे पास, अब मेरे हिसाब से दीज आर द 2 किरण ट्विंस, इनएल किरण एंड एलिस किरण, जो रेनिन इनहिबिटर्स में इन्वॉल्व होंगे। दिस इज जस्ट अ निमोनिक फॉर रिमेंबरिंग। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में सबसे पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें। दिस इनहिबिट्स द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ रेनिन। हमारे पास जो रेनिन सिक्रीट हुआ फ्रॉम द किडनी वो भी ब्लड में जाता है और एंजियोटेंसिनोजेन लिवर से ब्लड में जाता है। अब रेनिन और एंजियोटेंसिनोजेन जब ब्लड में प्रेजेंट होंगे तो एंजियोटेंसिनोजेन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर हमने बंदे को रेनिन इनहिबिटर दिया हुआ है, रेनिन जो है वो अपनी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करता, ये जो रिएक्शन है ये परफॉर्म नहीं होता, एंजियोटेंसिन 1 में नहीं बनता। एज अ रिजल्ट हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। एंजियोटेंसिन 2 जब नहीं बनेगा तो हमारे पास जो एंजियोटेंसिन 2 के इफेक्ट्स थे, वेजोकंस्ट्रिक्शन ये नहीं होगी, एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन सिक्रीट नहीं होगा, सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन नहीं होगी। इसका इफेक्ट क्या होगा? वेजोकंस्ट्रिक्शन की जगह वेजो डायलेशन हो जाएगी और हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो वेजो डायलेशन की वजह से डिक्रीज कर जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड में एल्डोस्टेरोन सिक्रीट नहीं होगा थ्रू द रेनिन इनहिबिशन। एल्डोस्टेरोन सिक्रीट नहीं हुआ तो हमारे पास जो हमारा रिटेंशन है, सोडियम वाटर रिटेंशन, वो डिक्रीज होगी। एज अ रिजल्ट ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन नहीं होगी। एज अ रिजल्ट अल्टीमेटली हमारे पास ब्लड प्रेशर उससे भी डिक्रीज होगा। तो इससे हम हाइपरटेंशन की सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। यही चीज़ें उधर बताई गई हैं। इनहिबिट एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ रेनिन। रेनिन इनहिबिटर्स जो हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं एक्ट करती। एंजियोटेंसिन 1 एंड 2 की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होती क्योंकि वो बन ही नहीं रहे, वो ब्लॉक हुए हुए हैं यहाँ से। डिक्रीज्ड एल्डोस्टेरोन, सोडियम वाटर रिटेंशन नहीं रहेगी और ये एंजियोटेंसिन 2 के इफेक्ट्स होते हैं। एल्डोस्टेरोन नहीं कम बनेगा, साथ साथ वेजोडाइलेशन हो जाएगी और एक्सक्रीशन होगी सोडियम वाटर की। तो एज अ रिजल्ट हमारे ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। अब यूज़ कब करते हैं हम इन रेनिन इनहिबिटर्स को? दीज आर यूज्ड इन हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट एज वेल एज डायबिटिक नेफ्रोपैथी। हमने कहा था कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी दैट इज ड्यू टू द डायबिटिक सिचुएशन एंड नेफ्रोपैथी इज द डीजेनरेशन ऑफ द नेफ्रॉन्स। ये दो सिचुएशंस हैं, इनमें हमारे पास हाइपरटेंशन की स्टेट डेवलप हुई होती है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है और क्यों आ सकते हैं? रीनल डिसफंक्शन। अब रेनिन इनहिबिटर्स रेनिन की एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर किडनी पहले से डैमेज है, उसके नेफ्रॉन्स डैमेज हैं, तो उसके पास अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड टू फिल्टर वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू उसकी एफिशिएंसी कम होगी, तो वो उतने ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगा। एज अ रिजल्ट इट विल लीड टू रीनल डिसफंक्शन। जो रेनिन इनहिबिटर्स हैं वो रीनल डिसफंक्शन की तरफ लेके जाएंगे किडनी को। हाइपरकेलीमिया जो है, हाइपरकेलीमिया कैसे डेवलप होगा? हाइपरकेलीमिया में हमने बात की थी कि एल्डोस्टेरोन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पोटेशियम को सिक्रीट करवाने में, एक्सक्रीट करवाने में थ्रू द किडनीज। मतलब वो पोटेशियम को बॉडी से रिमूव करवाता है। एल्डोस्टेरोन सिर्फ वही है जो मेजरली इफेक्ट करता है
पोटेशियम की एक्सक्रीशन को। लेकिन अगर हमने एल्डोस्टेरोन को इनहिबिट किया है, कहाँ से इनहिबिट किया हमने, कि हमने बोला कि यहाँ से एंजियोटेंसिन 1 ही नहीं बन रहा तो 2 नहीं बनेगा और एल्डोस्टेरोन सिक्रीट नहीं होगा। जब एल्डोस्टेरोन सिक्रीट नहीं होगा तो एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट जो है पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं होगा, पोटेशियम बॉडी में रिटेन रहेगा। जब पोटेशियम बॉडी में रिटेन रहेगा तो हमारे पास हाइपरकैलेमिया की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। The last is that it is teratogenic. Teratogenic anything that interferes with the pregnancy, और ये different trimesters में different इसके effects होते हैं। Especially ये mechanisms जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे के थ्रू हाइपरटेंशन की स्टेट को अंडरमाइन करते हैं, उसको अंडर डेवलप करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। तो इनकी वजह से ये मतलब मोस्टली प्रेगनेंसी में आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्योंकि दीज कैन लीड टू वेरी एडवर्स इफेक्ट्स. So that is it about the renin inhibitors. In the next video, we will talk about the angiotensin receptor blockers.